ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की परत का नष्ट होना। बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर दैट हार्म्स प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो जो बैड ओजोन का मतलब है बुरी ओजोन, ये कहाँ पे बनती है? जो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर में बनती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज कर सकती है। मतलब यदि ये ओजोन लेयर या ओजोन गैस O3 जिसको बोलते हैं, यदि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के आसपास हो तो वो एनिमल और प्लांट को डैमेज कर सकती हैं। एक गुड ओजोन होती है जो कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, समताप मंडल, जो कि क्या करता है वहां पे जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको रोकने का काम करता है, तो इसलिए गुड ओजोन बोलते हैं। एक्ट एज ए शील्ड, शील्ड मतलब एक परत, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है यूवी रेज ऑफ द सन, सन की जो यूवी रेज होती है उससे बचाने में। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन द डोप्सन यूनिट। तो जो ओजोन की जो मोटाई है, परत की जो मोटाई होती है, उसको डीयू या फिर डोप्सन यूनिट से मापते हैं। फॉर्मेशन बनती कैसे है ये? बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मोलिकुलर ऑक्सीजन। जब मोलिकुलर ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेज आके गिरती हैं तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम हो अलग अलग हो जाते हैं। और जब एक ऑक्सीजन का नेसेंट एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो O3 बनाता है। डिग्रेडेशन कैसे कमजोर होती जा रही है ये? बाय CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रिफ्रिजरेंट्स मतलब एक ठंडे कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। और जो यूवी रेज हैं जब इनमें गिरती हैं तो जो क्लोरीन एटम है इसमें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन एटम है वो CFC से बाहर निकल जाता है और वो ओजोन को डिग्रेड करना शुरू कर देता है एज ए कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन को और ज्यादा फास्ट कर देता है, ओजोन जल्दी जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। रिलीजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन शो कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन द ओजोन लेवल। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है वो बार बार बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ओजोन का जो मोलिक्यूल है, ओजोन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। जो O3 में से ऑक्सीजन का एटम वो बाहर निकलता है और O2 मोलिक्यूल अलग हो जाता है। डिसरप्टेड बैलेंस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से जो बैलेंस बना रहता है एक ओजोन का, ओजोन मतलब टूटती भी रहती है बढ़ती भी रहती है, उस बैलेंस में मतलब बदलाव आ जाता है। ओजोन होल क्या होता है? ए लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर में जब बहुत ज्यादा थिनिंग आ जाती है, पतली हो जाती है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल। और ये कहाँ पे बना हुआ दिखाई दिया है? अंटार्कटिका जो रीजन है, तो वहां पे ज्यादा दिखाई देता है ये। उसके बाद है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, उसकी जो हम रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे UVB और UV रेज को ये मतलब रोकने का काम करती है, शील्डिंग का काम करती हैं। खासकर जो UVB रेज होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये रोकती है। हम देख सकते हैं जैसे UV रेज बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन ये एटमोस्फियर में जैसे जैसे ओजोन में आती है तो ये कम होती चली जाती है, बहुत कम जो UVB है वो अर्थ के ऊपर आती है। तो यूवी रेज क्या करती है? जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी और कार्बन भी है, इसमें से जो क्लोरीन एटम है जो रेड कलर का है वो बाहर निकलता है, जो कि ओजोन O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन अटैच हो जाता है, जबकि दूसरे जो दो ऑक्सीजन के एटम है वो फ्री ऑक्सीजन के रूप में बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अलग कर देता है ओजोन में से, तो ओजोन डिप्लेशन का कारण बनता है। तो ये देख सकते हैं हम, जो ट्रोपोस्फियर जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल, और उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर जो कि 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर यदि अर्थ से हम हाइट मापे तो उस दूरी पे प्रेजेंट होती हैं। ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स होते हैं कुछ, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन क्लोरो हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरो HCFC। तो इसमें एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स पेस्टिसाइड्स में होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं, आग बुझाने वाले जो भी हम अलग अलग उपकरण यूज करते हैं तो उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये ओजोन डिप्लेशन का कारण बनते हैं। उसके बाद है कंसिक्वेंसेज एंड मेजर्स टू कंट्रोल। जो ओजोन डिप्लेशन है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो जैसे हमने UVB रेज देखी थी, वो जब भी अर्थ सरफेस पे आएगी एनिमल्स के शरीर पे टकराएगी तो DNA डैमेज कर सकती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा ये एजिंग ऑफ स्किन, स्किन की जो एजिंग का मतलब है उसकी जो ओल्ड होने की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देती है। डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द स्किन कैंसर। तो इसके अलावा ये क्या कर सकती है? जो स्किन सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाती हैं और अलग अलग प्रकार के जो स्किन कैंसर हैं उनको कोज कर सकती हैं। ए हाई डोज ऑफ UVB causes inflammation of cornea, caused snow blindness, cataract and may permanently damage cornea। तो जब ये कॉर्निया के ऊपर सीधी गिरती है ज़्यादा मात्रा में, जो यूवीबी रेज है,
तो इससे जो कॉर्निया है उसमें जलन होती है। स्नो ब्लाइंडनेस एक बीमारी भी इसी को बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया में। कैटरेक्ट मोतियाबिंद बीमारी हो सकती है, और पूरी कॉर्निया डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो विजन है, विजन का लॉस भी हो सकता है, टोटली मतलब दिखाई देना बंद हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या था? एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संधि की गई थी, किनके बीच में, अलग अलग देशों के बीच में। वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल, ये जगह का नाम है, कनाडा में, इन 1987, 1987 के अंदर। और इसको इफेक्टिवली कब लॉन्च किया गया था? 1987 के अंदर। तो कागजों में अलग से बन जाती हैं चीज़ें कानूनी तौर पे देखें तो, और यदि वो ग्राउंड लेवल पे देखें, ग्राउंड लेवल को पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल। तो 1989 के अंदर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली लॉन्च कर दिया गया था। किसके लिए? टू कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे सब्सटेंस हैं उनके डिप्लेशन पे रोक लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था।